अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोमेन 1 और है ना, इसका जो पार्ट है 16। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अब जो है ना सिर्फ 2 और पार्ट में ये डोमेन कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो चलें इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। मैंने पॉइंट नंबर 99 पर ख़त्म किया था पार्ट 15 को, और अब मैं पार्ट 16 जो है ना उसको पॉइंट नंबर 100 से स्टार्ट करती हूँ ना। पॉइंट नंबर 100 क्या है? सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट, SCRM। प्लीज़ अपने नोट्स अपने सामने ही रखिएगा। अच्छा, अप्लाइंग रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट टू द सप्लाई चेन इज़ अ मीन्स टू इंश्योर अ मोर सक्सेसफुल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी in organization of all sizes. Na? A supply chain is the concept that most computer devices, networks, systems and even cloud services are not built by a single entity। ठीक है ना, क्योंकि भाई सप्लाई चेन की तो ज़रूरत पड़ती है ना। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे वो खुद प्रोडक्ट्स बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, लेकिन वो उनका रॉ मटेरियल तो कहीं ना कहीं से आता है ना, उनके वेंडर्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं ना किसी भी कंपनी के अंदर ना। तो ये सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट, SCRM जो है इज़ द मीन्स टू इंश्योर दैट ऑल द वेंडर्स आर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी ना। यानी ट्रस्ट तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ना। सप्लाई चेन अटैक्स प्रेजेंट अ रिस्क दैट कैन बी चैलेंजिंग ना। भाई आपके वेंडर से आपकी जो चीज़ें आती हैं ना वो लाजमी चैलेंजिंग होती हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपका वेंडर, आपने हर तरह की तसल्ली ज़रूर कर ली है, लेकिन फिर भी वेंडर्स दूसरे से कोई चीज़ आएगी तो उसमें रिस्क तो रहता ही है ना। ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्ट ऑल इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस मॉडिफिकेशन ना। टुगेदर बोथ द पार्टीज हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट्स ना। दोनों पार्टीज, वेंडर्स और बायर, दोनों के दरमियान जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है। वन पार्ट ऑफ सर्विस इज कॉल्ड सर्विस लेवल एग्रीमेंट विच डिफाइन द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ना। हमने ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है पहले भी इसी डोमेन में पढ़ा है, जिसको मैंने कहा था कि आगे जाकर डोमेन 2, डोमेन 3 में भी इसका जिक्र आता है। और यहाँ पर भी देखें इसका जिक्र आया है ना कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है ना कि सर्विस कैसी देगा वेंडर ना, सर्विस प्रोडक्ट हर चीज़, विच डिफाइंस द मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट के स्टैंडर्ड को तो पूरा करता हो ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 101, सोशल इंजीनियरिंग इन फॉर्म ऑफ अटैक दैट एक्सप्लॉइट्स ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन बिहेवियर ना। सोशल इंजीनियरिंग जो अटैक होते हैं ना वो लाजमी है कि इंसान के नेचर और उसके बिहेवियर के लिहाज से होते हैं ना। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स टेक 2 प्राइमरी फॉर्म्स ना। इसके 2 प्राइमरी फॉर्म्स है, कन्विंसिंग समवन टू परफॉर्म एन अनऑथराइज्ड ऑपरेशन और कन्विंसिंग समवन टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना। इसके 2 ही प्राइमरी फॉर्म है, और वो ये हैं कि है ना किसी को भी कन्विंस करना, यानी लालच देना कि भाई आप है ना हमारा ये काम कर दें, हम आपको इतने पैसे देंगे, या फिर हम आपको इतनी लेविशिंग वेकेशन करवाएंगे, या सो ऑन, जो भी उसको अट्रैक्ट करे ना। और ये भी दी जाती है लालच कि तुम हमको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दो, और है ना हम तुम्हें जो है ना ये देंगे। और इसके अलावा भी जो है ना ट्रिक्स भी लोग खेलते हैं ना, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ना ट्रिक्स भी खेली जाती हैं। और वो ट्रिक्स के सिनेरियोज क्या हैं? पहला है कि द हेल्प डेस्क रिसीव अ कॉल आस्किंग फॉर मैनेजर एंड पासवर्ड, ही क्लेम्स दैट ही फॉरगॉट द पासवर्ड ना। कोई फ्रंट डेस्क के ऊपर कॉल करता है और ये जाहिर करता है कि भाई मैं इसी कंपनी से हूँ और मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। तो कितनी दफ़ा बेवकूफ़ी में हेल्प डेस्क वाले ही वो पासवर्ड दे देते हैं ना।
और फिर है समवन हु लुक्स लाइक अ रिपेयर टेक्नीशियन क्लेम्स दैट ही रिसीव अ सर्विस कॉल ना। ऐसा भी होता है कि कंपनी में एक शख्स है ना टेक्नीशियन का यूनिफॉर्म पहन कर आया और वो ये कहने लगा कि है ना मुझे कॉल आई है सो एंड सो डिपार्टमेंट से, मुझे कंप्यूटर को ठीक करना है तो मैं इसके लिए आया हूँ ना। और फिर तीसरा ये है कि व्हेन अ कॉन्टैक्ट ऑन अ डिसीजन फोरम आस्क पर्सनल क्वेश्चन माई गिव हिम एन आइडिया ऑफ द पासवर्ड ना। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग बात कर रहे होते हैं, उन्हें उस कंपनी से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरानी होती है, तो वो अक्सर पर्सनल क्वेश्चन कर रहे होते हैं उस शख्स को, जिससे वो एक तरह की आइडिया बना लेते हैं कि भाई इसने पासवर्ड क्या रखा होगा ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 102, मेथड्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोशल इंजीनियरिंग ना। क्या मेथड हो सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग के प्रोटेक्शन के ना। पहला जो है ट्रेनिंग पर्सनल अबाउट इट्स अटैक्स, बहुत ज़रूरी है और हद से ज़्यादा ज़रूरी है कि है ना एम्प्लॉयज़ को हर किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि किस तरह के ट्रिक्स चल रहे हैं और लोग किस तरह से ट्रिक करते हैं। उन्हें हर चीज़ का पता होना चाहिए कि किस तरह से वो अगर ट्रिक हो सकते हैं लोगों से। किसी किस्म का भी बहुत फ्रेंडली अटैक आ सकता है, उन्हें वो फ्रेंडली लगे पर वो अटैक होता है। फिर इसके बाद जो है ना रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन व्हेन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ना। इन्हें जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक हर चीज़ होना चाहिए कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ना। फिर है डिफाइनिंग रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ को ये बात का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन है ना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, तो जिसका लीक आउट होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। फिर आता है ऑलवेज वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल ऑफ रिपेयरिंग पर्सन ना। यानी अगर कोई आता है टेक्नीशियन बनकर, कोई रिपेयर मैन बनकर, इवन आपके घर में भी कोई दरवाज़ा ऐसे खटखटाता है, तो हर चीज़ को मेक श्योर कर लेना चाहिए कि है ना भाई क्या वाकई किसी ने कॉल किया है रिपेयर के लिए, क्या वाकई ऐसा हुआ है। फिर आता है पॉइंट नेवर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ एन ईमेल विदाउट वेरीफाइंग है ना। अब कोई भी ईमेल आ गया इंस्ट्रक्शन का, वो बंदे ने सोचा कि जी मुझे है ना और उसी शख्स के नाम से आएगा, जैसे अगर दूसरे डिपार्टमेंट के किसी शख्स के नाम से आएगा या हायर मैनेजमेंट के किसी शख्स के नाम से आएगा और बंदे ने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने शुरू कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि बहुत एहतियात के साथ पहले वेरीफाई करो कि जी मुझे ये ईमेल आया है तो क्या वाकई मुझे ये ईमेल भेजा गया है, जिसके नाम से आया है क्या वाकई उसने मुझे भेजा है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी तो आजकल लोगों के ईमेल्स भी हैक हो जाते हैं, क्योंकि लोग एकदम से उसको खोल देते हैं और वो स्पैम होता है, वो जंक होता है। तो फिर आता है पॉइंट नंबर 103, सोशल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। इट वर्क्स सो वेल बिकॉज वी आर ह्यूमंस। इट्स फोकसेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड टेक एडवांटेज ऑफ देम ना। प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर आता है authority, effective technique because most people are likely to respond to authority with obedience ना। effective टेक्निक ये होती है कि हमें पता है कि है ना लोग है ना अपने से हायर पोजीशन वालों की सुनते हैं, क्योंकि वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और फिर उसकी ओबीडियंस भी करते हैं ना। फिर आता है 105, intimidation. It uses authority, confidence, or even threat of harm to motivate someone to follow orders or instruction. Example is penalties if not follow the instruction ना। क्या होता है कि कोई बनकर, यानी कि मेरे नाम से कोई और बनकर
वो इंस्ट्रक्शन देता है। और फिर क्यों क्यों लोग उसको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में ये बात होती है, और प्लस ये भी होता है कि अगर भाई तुमने अपने सीनियर की बात नहीं मानी तो फिर तुम पेनल्टीज़ को फेस करोगे ना। पेनल्टीज सिर्फ ये नहीं होता है कि तनख्वाह में कमी या ग्रेड में कमी, फायर भी हो सकता है बंदा। अच्छा, फिर है पॉइंट 106, कंसेंसस। कंसेंसस और सोशल प्रूफ इज एन एक्ट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ पर्सन नेचर टेंडेंसी टू मिमिक what others are doing. The attach attempts to convince the victim that a particular action is necessary, है ना। कंसेंसस जो है ना वो एक तरह का सोशल प्रूफ है, और इंसान की जो है ना कमज़ोरियां है ना, उसका जज्बाती होना या उसका जो बिहेवियर है ना, उससे जो है ना अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं ना। और फिर आता है 107, स्कार्सिटी, जिसका मतलब है शॉर्टेज, है ना। ये स्कार्सिटी मैंने है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पढ़ा था, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है ये उसके अंडर आता है कॉग्निटिव बायसेस में आता है। और ये जो मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, उसमें एक है कॉग्निटिव बायसेस, उसके अंदर ये स्कार्सिटी आता है। तो मैंने उसके अंदर इसको पढ़ा और समझा था ना। इट्स अ टेक्निक यूज टू कन्विंस समवन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज हायर वैल्यू बेस्ड ऑन स्कार्सिटी। An example is an attacker claiming that only 2 tickets left for your favorite team final game ना। स्कार्सिटी ये भी है कि है ना आप जो है ना किसी को ये कहकर बेचना शुरू कर देते हो। जैसे बहुत सारे जो हैं वेबसाइट पे आप देखो कि जी 2 आइटम्स लेफ्ट और 4 आइटम्स लेफ्ट होता है, तो इंसान को होता है ओए हो ये तो ख़त्म हो जाएगी, चलो मैं जल्दी से बाय कर लूँ। या फिर है ना ये गेमिंग के लोग भी बहुत करते हैं, क्योंकि ये बाय कर लेते हैं और फिर ये जो है ना फिर ब्लैक करते हैं उसकी टिकट्स। तो ये बोलते हैं अब मेरे पास सिर्फ 2 ही टिकट बची हैं। और ये भी है कि ये भी स्कार्सिटी के अंदर आता है कि है ना कोई हमें ये कहा जाता है कि जी है ना 100 एंड 100 डेट तक ये वाले प्राइसेस हैं, अगर आपने इस डेट तक ये नहीं लिया तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी। तो लोग बोलते हैं अरे चलो भाई मैं जल्दी से ले लूँ, फिर ये इसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना। ये सारी चीज़ें स्कार्सिटी में आती हैं ना। फिर आता है 108, फेमिलियरिटी, liking attempts to exploit a person native trust in that which is familiar using a wishing attack। यानी कि ये वो अटैक होता है कि इंसान को पहले कंफर्टेबल किया जाता है अपने से, या फेमिलियर होते हैं हम उनसे, और फिर वो अटैक करते हैं ना। यानी हम अगर किसी को जानते होते हैं तो फिर हमें डर नहीं लगता है, हम कहते नहीं हम तो इसको जानते हैं। लेकिन अटैकर्स ऐसे भी अटैक करते हैं ना, आइडेंटिटी स्टीलिंग करते हैं ना। फिर आता है 109, ट्रस्ट। एन अटैकर बिल्ड ट्रस्ट और रिलेशनशिप विद अ विक्टिम, ठीक है। फिर 110, urgency is often used as a method to get a quick response from a target. For example, if an attacker uses an email invoice convincing you to pay, otherwise it will go in the collection agency ना। कि ऐसा कोई आता है कि भाई है ना आप जो है इसको पे कर दें, वरना फिर ये कलेक्शन एजेंसी के पास चला जाएगा और आपका क्रेडिट ख़राब हो जाएगा। जैसे अमेरिका के अंदर अभी 2-3 साल पहले तक तो बहुत ज़्यादा रोबोटिक कॉल्स आते थे, और जिसके अंदर लोगों को ये बात पे डराया जाता था कि जी तुम्हारा तो है ना IRS के अंदर जो है वो ऑडिट में चला गया है मामला, और है ना इतने इतने तुम्हें पैसे है ना और ज़्यादा भरने पड़ेंगे, तो तुम जल्दी से जो है ना इतनी पेमेंट अभी कर दो ना। अगर तुमने इतनी पेमेंट नहीं की तो फिर जो है ना तुम्हारे पर बहुत बड़ी पेनल्टीज़ लग जाएंगी। ऐसे इतने रोबोटिक कॉल्स आते थे कि शुरू का टाइम था तो लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे। और फिर ये भी बहुत चक्कर था कि लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स भी वो लेना शुरू कर देते थे ना।
तो फिर बाद में ना क्रैक डाउन हुआ अमेरिका के अंदर, और बहुत से लोग, और स्पेशली टेक्सास में बहुत सारे लोग जो ये काम मस्तियाँ कर रहे थे और इस तरह से पैसे बना रहे थे, तो पकड़े गए ना। तो इस तरह का ये जो है ना अर्जेंसी जो है उसी की कैटेगरी में आता है ना। और फिर आता है 111, eliciting information is the activity of gathering information from systems or people. Data gathering by social engineering can be used to support a physical और लॉजिकल और टेक्निकल अटैक ना। फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, और टेक्निकल लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और ये आज का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ना। और इसकी एग्जांपल यूँ दूंगी कि मैं 60 मिनट्स के ऊपर एक वो देख रही थी, इंटरव्यू किसी का देख रही थी, और उसने ये कहा कि मेरे फादर को एक रेयर डिजीज़ है, और उससे इस तरह के ईमेल दूसरी कंट्रीज से आते हैं कि तुम्हारी डिजीज़ जो है ना हम कर सकते हैं, तुम्हें अमेरिका में जो है इसका क्योर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी हॉस्पिटल सो एंड सो है और हमारे पास बहुत अच्छा इसका क्योर है, तो तुम हमारे से राब्ता करो ना। तो यानी कि ये लोग इस तरह से लोगों की इंफॉर्मेशन है ना कलेक्ट कर लेते हैं। फिर 112 जो है प्री पेंडिंग is the adding of a term, expression or phrase to the beginning or header of some other communication. Prepending attack can also be used to fool filters such as spam filter, anti-malware and firewalls. ये भी explanatory, self explanatory है। फिर आता है 113 phishing, the fraudulent practice of sending emails purporting to be from reputable companies in order to induce individual to reveal personal information such as password and credit card number. An email that is likely a phishing scam ना। phishing scams जो होते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि हाँ जी रेपुटेबल कंपनी से ये ईमेल आया है या ऐसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी से आया है, तो लोग उठाकर है ना क्रेडिट कार्ड नंबर दे देते हैं। और है ना अक्सर आप देखें कि आप किसी कोई आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेज़्यूमे बनाना चाह रहे हैं और मालूम कर रहे हैं कि लोग कितने पैसे में बना के देंगे, तो वो पहले आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगते हैं ना, जो कि नहीं देना चाहिए ना। अच्छा 114 स्पेयर फिशिंग है is a more targeted form of phishing where the message is crafted and directed specifically to a group or an individual. It requires the following ना। अब जो एक तो होता है फिशिंग और एक है स्पर फिशिंग ना। इसको मैं जब किताब में पढ़ रही थी तो जो ये जब लफ्ज़ मैंने देखा कि फिशिंग ना, तो ये हालांकि इसकी स्पेलिंग पी से है लेकिन साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन इसका फिशिंग है, और वही के मछली को पकड़ लो ना, मतलब मछली हाथ में आ गई। तो ये जो है ना स्पेयर फिशिंग जो है वो मोर टारगेटेड है, मोर ऑर्गेनाइज्ड है और मोर एडवांस तरीके से लोगों को पकड़ना, जैसे लेबलिंग इंफॉर्मेशन डेटा एंड एसेट विद देयर वैल्यू, ट्रेनिंग पर्सनल ऑन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ दोज एसेट्स बेस्ड ऑन देयर लेबल्स। ये सब एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होता है। रिक्वेस्टिंग क्लैरिफिकेशन ऑन एनी एक्शन दैट सीम्स एबनॉर्मल ना। तमाम एम्प्लॉयज़ को इस बात का पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर सही नहीं, कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ इसमें गड़बड़ है, तो उसको बहुत एहतियात से फिर वेरीफाई किए बगैर नहीं करना है काम। फिर आता है 115 whaling is a form of spear fishing that targets specific high value individual. ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं या कंपनी के सीईओ होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं और हाई नेटवर्थ के क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको भी टारगेट किया जा सकता है, उन्हें भी हैक किया जा सकता है और उनसे भी जो है ना फ्रॉड करने के कई तरीके होते हैं ना। तो उसको वेलिंग कहते हैं। आई थिंक इसलिए कहते हैं कि वेल सबसे बड़ी होती है ना, तो बड़े तरीके से ये काम होता है। फिर आता है 116
स्मिशिंग, शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज जैसे टेक्स्ट मैसेज, SMS जो है, फिशिंग और स्मिशिंग, स्पैम ओवर इंस्टेंट मैसेजिंग ना, मैसेज के थ्रू ना, इज अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक दैट अकर्स थ्रू स्टैंडर्ड टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विसेज ना। किस तरह से कि टेक्स्ट मैसेजेस आस्किंग फॉर अ रिस्पॉन्स और रिप्लाई, टेक्स्ट मैसेज आता है जो आपको बोलता है भाई रिप्लाई करो, हमें रिस्पॉन्स करो। फिर होता है टेक्स्ट मैसेजेस कुड इंक्लूड अ हाइपर लिंक, कोई किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है और वो होता है फिशिंग स्कैम होता है, लेकिन लोग उसको URL को क्लिक कर देते हैं और कितनी दफ़ा उनका सिस्टम हैक हो जाता है या उनका फ़ोन हैक हो जाता है। Text messages could contain pretext to get you involved in a conversation। इस तरह के pretext लिखे जाते हैं कि आपको दिल करता हाँ मैं बात तो करूं, कौन है भाई। Text messages could include phone numbers, always research number before calling ना। text messages में आया भाई ये नंबर पे आप हमको कांटेक्ट करें, और बड़ा अच्छे से 1-800 नंबर हो या ऐसे हो, तो अक्सर बंदे समझते नहीं है और जल्दबाजी में कॉल कर देते हैं। लेकिन हमेशा हमें जो है ना वेरीफाई करना चाहिए कॉल्स को ना। फिर आता है 117 वॉइस बेस्ड फिशिंग और SPIT ना, स्पैम ओवर इंटरनेट टेलीफोनी, इज फिशिंग डन ओवर वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम। Phishing calls can display a caller ID or a phone number from any source the attacker think might cause the victim to answer the call ना। बाकायदा उस पर कॉलर ID पर नंबर होता है, बड़े तरीके से वो वॉइस जो है मैसेज छोड़ा जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मुझे कोई बहुत ही जेन्युइन चीज़ नज़र आ रही है और ये जो रिकॉर्डिंग बोल रही है तो है ना ज़रूर कोई बात है, तो मैं कॉल करके पूछूं ना। तो हर चीज़ को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है और ये वेरिफिकेशन हमारे दीन का तकाजा भी है, क्योंकि कुरान भी हमें ये कहता है कि हर चीज़ को वेरीफाई करो, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये बात सिखाई है कि वेरीफाई किए बगैर कोई चीज़ नहीं करना, जो कि कुरान में सूरह हुजरात के अंदर जो है चंद आयत में ये जिक्र किया गया है कि है ना कभी भी वन साइडेड स्टोरी नहीं सुननी चाहिए, हमेशा दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है वो ज़रूर सुनना चाहिए ना। कभी कभी हम वन साइडेड स्टोरी सुनकर फैसले दे देते हैं ना, तो ये भी इसी ही कैटेगरी की एक चीज़ है कि आप जो है कोई भी जो है अगर नंबर भी आ रहा है आपके टेक्स्ट मैसेज पे तो आप उसे वेरीफाई ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।